नमस्ते दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ाम हैं दोस्तों सीवीटी 2 के, इसके लिए आपके लिए मैं क्लासेस लेके आया हूं। तो अपने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उनको शिफ्ट वाइज या फिर जो भी टॉप क्वेश्चन है वो मैंने लिए हैं, वो क्वेश्चंस अपने इस क्लास में ले रहे हैं दोस्तों। तो आपको सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट देखने हैं और कैसे क्वेश्चंस को हम जल्दी करेंगे एग्जाम में और कैसे कॉन्सेप्ट अपने को सीखना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। और दूसरी बात दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सीवीटी 2 के एग्ज़ाम में है तो आप इतना डरना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ सवाल आएंगे। तो जो लेवल है इन्हीं को अपने को और थोड़ा सा अच्छा करना है। क्या चीज़ें हम इसमें से सीख सकते हैं, क्या चीज़ें हमसे पूछी जा सकती है, वो सारी चीज़ें मैं आज की क्लास में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सवालों के साथ में करते जाएंगे, साथ में कॉन्सेप्ट अच्छा करते जाएंगे तो आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। तो जो भी आपका टाइम बचा है मैं कोशिश करूँगा डेली आपके लिए एक सेट लेके आऊं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप भी कोऑपरेट करना, चीज़ों को मैनेज करना, साथ साथ में चलना, बताना कि सर ये चीज़ करवाओ, ये चीज़ बताओ, ये चीज़ बताओ। तो मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ में और अपने चीज़ों को बढ़िया लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। उस चतुर्भुज एबीसीडी का एरिया ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल एक त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफल का डबल है। पीक्यूआर की भुजाएं आपको दे रखी है 4 5 6 रेशो में। त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 90, तो आपको ये वैल्यू आपको निकालनी थी। देखो, सबसे पहले एक बात बताइए दोस्तों, अगर मेरे को कोई भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ट्राइंगल का एरिया, तो हम क्या तरीका लगाते हैं। आप बोलेंगे सर सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिपलेट है या नहीं। ठीक है, फिर दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम सर हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हम रेशियो में लगा सकते हैं क्या ये चीज, बताओ। क्या हम रेशियो में लगा सकते हैं क्या, आप बोलेंगे सर लगा सकते हैं। बाकी जो भी चीज आएगी परिमाप को इक्वल कर लेंगे, उसके अपनी गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए बाकी पहला तरीका आप लगा सकते हैं 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 की वैल्यू 90। देखो त्रिभुज की भुजाएं हैं रेशियो में टोटल 90, एक की वैल्यू 6 आएगी, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 चौके 36 आ गई। फिर आप लगा सकते हैं 24, 30 और 36 में ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके एस निकल जाएगा, एस से आप यहाँ से निकाल लेंगे। ये तरीका आपको पता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो दोस्तों आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलो मैं बता देता हूँ, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। परिमाप है, इनका रेशियो है भुजाओं का 4 5 6, टोटल बनी दोस्तों 15 रेशियो। 15 की वैल्यू 90 है, एक की वैल्यू 6 आएगी, तो ये भुजा आ जाएगी 24, 6 पंजे 30, 6 छिके 36। तीनों भुजाओं से सेमी पेरीमीटर दोस्तों 90 का आधा करोगे कितना आ जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है 45। आप इनको ऐड करोगे तो भी 90 ही बनेगा, इसने दे ही रखा है। अब आप इसमें लगा दीजिए क्या, एस 45 इंटू 45 माइनस 24, 45 में से 24 माइनस करोगे तो 1 और 2 21 बच गया। फिर 45 में से 30 माइनस किया 15, 45 में से 36 माइनस किया 9। इसको सोल्व करो, ये क्या आएगा, ट्राइंगल का एरिया आएगा। इसे लिख रहा हूं मैं डेल्टा, मतलब ट्राइंगल का एरिया। और जो आपको ज्ञात करना है एबीसीडी का, तो इसका डबल कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा ए बी, इसका किसका आ जाएगा दोस्तों, एबीसीडी का क्षेत्रफल। तो इसको सोल्व करें, देखो 45 है, 9 पांजे 45, तो ये क्या बनेगा 9 पांजे 45। इसको 9 इंटू 5 लिखोगे, ये 9 है ही, ये 5 इंटू 3 लिख लो, इसको इसको 7 इंटू 3 लिख लो। देखो 9 और 9 से एक 9 बार आ गया, 3 और 3 से एक 3 बार आ गया। ठीक है, 5 और 5 से एक 5 बार आ गया, ओनली √7 बचा है। कितना बचा है, √7। तो 9 दूनी 18 और ये हो गया 15। ठीक है, 18 और 15 तो 9 30 27, 270 बन गया। 270 का √7 टाइम्स, तो √7 का मान दिया हुआ 2.6, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 27 दूना 54। ठीक है, एक डेसिमल तो खा ही गया ना, 26 इंटू 27 बचेगा। देखो डेसिमल तो खा ही गया, 26 इंटू 27 होता है 702, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
आप इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? आपके पास जो भी 4:5:6 दिया था भुजाओं का अनुपात, आप 4 और 5 9 और 6 15। अगर मैं इसका सेमी पेरीमीटर निकालता तो ये तो डेसिमल में जाता। रेशियो है दोस्तों, डबल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करो, कितना आएगा? 18 12 30। 30 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 15। अब इसमें लगाओ एस, एस माइनस ए। अब देखो ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, 7 आएगा। 15 में से 10 गया, 5 आ गया। 15 में से ये बच गया 3। इसका रूट कर देंगे, कितना आ जाएगा? देखो ये भी 5 थी, 15, ये भी 15, तो बाहर आ गया 15, √7 बचा। अब देखो ये आपका रेशियो में आया, लेकिन टोटल 30 बना। ये क्या, जो इसका परिमाप है ये बना दोस्तों रेशियो में कितना? 30। तो वो ओरिजिनल कितना था? 90। एक की वैल्यू कितनी है? 3। तो जो देखो ये लंबाई में 3 आई है एक की वैल्यू ना, लेकिन अपने को एरिया में मल्टीप्लाई करना होता है, हम स्क्वायर करके करते हैं। तो 3 के स्क्वायर 9 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ये आएगा ट्राइंगल का एरिया। फिर हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे तो वो बन जाएगा चतुर्भुज का एरिया। बात समझ में आई कि इसका डबल करेंगे तो वो बन जाएगा चतुर्भुज का एरिया। तो देखो 15 दूना 30 और 9 इंटू 2.7, ये सेम आप करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा जो पीछे वाला सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आनंद के पास 1407 रुपए हैं। सवालों को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 1407 रुपए है, दो पुत्रों में अनिल और अशोक में बांट देता है। उन्हें अपने अपने हिस्सों को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली राशि 10% की दर है। यह देखा गया कि 15 वर्ष के लिए निवेश किया अनिल ने मिश्रधन, और 16 वर्षों के बाद अशोक के मिश्रधन बराबर है। आनंद ने अशोक को कितने रुपए दिए? देखो एक तो है दोस्तों अनिल, बहुत ही शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है। एक है अशोक। ये क्या कह रहा है कि 10% दर है, 10 का मतलब 1/10 हो जाएगा। तो 10 से कोई धन 11 होना है बस। अब ये देखना है 10 किसका होगा, 11 किसका होगा। तो अनिल ने 15 साल के लिए पैसे लगाए हैं, इसने 16 साल के लिए पैसे लगाए हैं। ज्यादा टाइम है तो इसको कम पैसे दो, तो इसका मतलब हो गया इसको 10 रुपए दो। कम टाइम है तो इसको ज्यादा पैसे देंगे तब बराबर होगा। ये एक ट्रिक है, आपको याद रखनी है। 1 साल का अंतर है इनका, 15 और 16 में, तो पावर 1 आप बोलेंगे सर ये भी कोई बताने की चीज है? कल को सर आपको देखना है मेरे भाई कि 15 साल और 17 साल आ गया तो अंतर 2 साल हो गया, तो पावर करनी पड़ेगी 2। 15 साल और 18 साल हो गए, 14 साल और 20 साल होगा, पावर 6 हो जाएगी। इतना बड़ा नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आप करेंगे कितना? 21 बन गया टोटल, 21 की वैल्यू होगी 1407। 21 6 126, 21 7 147, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 67, तो 10 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 670। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, ठीक है। अब इस सवाल से आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि हाँ इस प्रकार के सवाल को हम ऐसे करेंगे। और जब भी इनके टाइम का डिफरेंस देखो, 15 और 16 का डिफरेंस 1 है तो पावर 1 करेंगे। अगर डिफरेंस 2 है तो पावर 2 करेंगे। डिफरेंस 3 है तो पावर 3 करेंगे। 4 है तो 4, आगे भी ऐसे ही करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये भी बहुत जबरदस्त सवाल है। देखो y-12 इक्वल टू दिया हुआ है, तो आपको ये पूछा है, आपको सबसे पहले y-3 निकालना है यहाँ से। तो इसका मतलब है यहाँ पे 9 और -3 यही है, इसको तोड़ेंगे तो -3 यहाँ रख लो, 9 इधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो 9 + 4 √5 हो गया। अब ये इसका रूट करना है, इसका रूट करना है, तो y - √3 इसका रूट करेंगे तो इसका भी तो रूट होगा, किसका? 9 + 4 √5 का। और इसका रूट करना दोस्तों हमने सीखा हुआ है, क्लासेस में बहुत बार किया हुआ भी है। देखिए इसका रूट करेंगे तो हम ये लिखेंगे 9 प्लस, इसको तोड़ेंगे 2 इंटू, ये 2 फॉर्मूले का है, 2 इंटू 2 √5 बचेगा। अब जो ये बचा है ना इस फॉर्मूले 2 के अलावा, इसको छोड़ दो, इसको आपको मैनेज करना है। क्या 2 √5 और 1 ले सकते हैं, क्योंकि इसके गुणा में 1 लगा सकते हैं। क्या हम 2 और √5 ले सकते हैं? है? यही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। आपको देखना है कि इनके स्क्वायर करके जो आएगा उसका योग इसके बराबर होना चाहिए। तो इसका स्क्वायर करोगे 4 5 20 और एक का स्क्वायर 21 बनेगा, तो इसके बराबर नहीं है, छोड़ दो। 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, तो ये बन गया 9, इसके बराबर है, तो ये पेयर पॉसिबल है। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है मेरे भाई। अब आप क्या करेंगे,
इसका मतलब आपके पास ये बन गया √5 + 2 का होल स्क्वायर, इस पे रूट लगा हुआ है देखो, इसको मैंने ये लिख दिया। आप इसको पूरे को यहाँ से हटा सकते हैं, जो चीज समझानी थी वो मैंने समझा दी। तो यहाँ बन गया दोस्तों कितना, √5 + का 2, इस पे रूट था, इधर दोनों तरफ रूट करेंगे, स्क्वायर है, अरे देखो ऐसे है ये, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ओनली ये बच जाएगा। अब आप इसको ये लिख दीजिए, कौन सा, √5 + 2, और किसकी वैल्यू है, y-3 के रूट की वैल्यू है। अब कुछ मेरे भाई बोलेंगे सर इससे नहीं हटा, तो ये स्क्वायर नहीं बना, ये तो सिंपल है इसलिए ऐसे ही लिख लिया। इसका स्क्वायर बना था, जैसे x √x बराबर, मान लो आपके पास 4 का स्क्वायर है, इसका रूट है, आप ऐसे ही करते हो, ये 4 ही बचता है, तो ये सेम तरीका इसमें लगाया है। अब ये वैल्यू है तो 1/√y-3 का मान कितना होगा, इसका रिवर्स कर दो, √5 - 2 हो जाएगा। और इसको देखने का तरीका पता होना चाहिए आपको, क्या कि √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, इनका अंतर 1 है, तभी ये रिवर्स होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, बाकी इसको रेशनलाइज करके फिर सोल्व करना पड़ेगा, वो आपको पता है, समझ गए। चलिए, अब दोस्तों इसकी वैल्यू आपके पास थी √5 + 2 माइनस इस 1/y की वैल्यू है दोस्तों √5 - 2 है, तो √5 + 2 माइनस √5 + का 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 और 2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, कल को मान लो ये ना बने दोस्तों, क्या सर ये चीज ना बने, तो ऐसे मान लो इनका डिफरेंस 1 ना है, तो आपने लिखा 1/√y-3, इसका मतलब y-3 की वैल्यू √5 + 2 थी। अभी देखो ये रहा, अब इसमें क्या करेंगे, जो इसका साइन है √5 प्लस है तो यहाँ -2, और नीचे भी √5 - 2 से गुणा करो, ऊपर बन गया √5 - 2, और नीचे क्या बन जाएगा, a + b a - b 1 आ जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद कर लेना है और समझ लेना है कि कैसे हम इन सवालों को सोल्व करेंगे। अगला सवाल देखिए, गिरीश ने एक परीक्षा में 572 अंक प्राप्त किए और पूर्णांक के 28% से 30 अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 473 अंक प्राप्त किए, उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंटेज पूछा है। देखो 572 अंक इसने लिए, ठीक है, और इसको जो पूर्णांक पासिंग मार्क थे, पूर्णांक के 28% थे, उससे 30 अंक कम है, तो मतलब 30 अंक इसमें जोड़ दूंगा तो वो 28% के बराबर हो जाएंगे क्या, बताओ, इतनी बात समझ में आई क्या। तो ये कितना बनेगा, 602 बन गया, और ये 28% की इक्वल है। ये कह रहे हैं कि एक दोस्त के 473 अंक आए हैं, तो इसके कितने परसेंटेज है, ये चीज आपको पूछी है। सिंपल है, क्या करोगे, 28% के नीचे आ जाएगा दोस्तों 602 आ गया, और गुणा में जिसके निकालने वो आ जाएंगे, 473 आ गया। आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, कि अगर इसके 28% नंबर आए हैं तो वो कितने नंबर है, 602, तो इसके कितने परसेंट नंबर होंगे कि वो 473 नंबर लिए हैं, वो कितने परसेंट के बराबर होंगे। ठीक है, अब इसको काटिए, 14 दूना 28, 14 चौके 56, 14 तिये 42, 43 से ये कट जाएगा 1 और ये कट जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ गई 22। अगला सवाल देखिए, किसी आंकड़े की माध्यिका उसके बहुलक से 61.54 कम है, आंकड़े की माध्यिका उसके माध्य से कितनी अधिक होगी। देखो दोस्तों, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, बहुलक इक्वल टू, या फिर इसको सिंपल लिख लीजिए, मोड इक्वल टू 3 मीडियन m - 2 मीन x बार लिखते हैं इसको। ठीक है, मोड, मीडियन और ये माध्य। आपको देखो मोड और मीडियन का अंतर दिया है, तो मीडियन इधर भी माइनस कर दो, इधर 3, एक मीडियन माइनस करोगे तो यहाँ 2 मीडियन बचेगी, 2 मीडियन 2 माध्य, तो मीडियन माइनस क्या हो जाएगा, x बार माध्य हो जाएगा। अब आपको क्या पूछा है, इसका मान दिया हुआ है 61 पॉइंट कितना है, 54, ये डिवाइड बाई 2 नीचे आ जाएगा, और ये जो पार्ट है जिसका अंतर पूछा है, देखो माध्यिका माध्य से कितनी अधिक है, तो ये बचेगी मीडियन माइनस x बार, इसका मान पूछा है। 2 से कटेंगे 30 बार, 2 साते 14, 2 साते 14, 30.77 आंसर हो गया।
अगला सवाल, 8 अंकों की संख्या है, 4 से डिविजिबल है, ए का अधिकतम मान कितना पॉसिबल है? तो आंसर हो जाएगा नो। क्योंकि दोस्तों 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट में देखना होता है, बाकी कुछ भी आए इससे पहले आपको कोई मतलब नहीं है। मिनिमम पूछता 0, मैक्सिमम पूछेगा नो। तो आंसर अभी क्या पूछे? मैक्सिमम, आंसर नंबर सी। अगला सवाल, 3 दोस्त ने 4:2:5 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद एक्स ने पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। जेड द्वारा निवेश की गई राशि 23,000 है, तो 37,000 के कुल लाभ में से एक्स और वाई के अंतर बताना है। देखो, एक्स, वाई और जेड। एक्स ने 4 रुपये लगाए, इसने 2 रुपये लगाए, इसने 5 रुपये लगाए, इसने 6 महीने लगाए, फिर इसने 2 रुपये निकाल लिए 50%। 4 का आधा 2 हो जाएगा, तो 2 ही बचे। 2 को भी 6 महीने के लिए लगाया, 6 महीने 6 महीने। यहाँ ये 12 महीने के लिए, इसने 12 महीने के लिए, क्योंकि इन्होंने ना कुछ निकाला ना कुछ डाला। इसने 6 महीने बाद निकाले, तो अगले 6 महीने के लिए ये पैसे लगाए हैं। देखो, 6 6 कॉमन है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दुए 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 3 बनेगा यहाँ पे। ये बनेगा दोस्तों 2 और ये बनेगा दोस्तों 5। 5 और 2 7 और 3 10। टोटल ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। 37,000 वैल्यू है दोस्तों कितने की? 10 रेशियो की। आपको क्या चाहिए? इनका अंतर चाहिए, एक्स और वाई का कितना है? 1। 0 से 0 कट गया तो आंसर आ गया 3700। नेक्स्ट, एक समषटभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजा की लंबाई दे रखी है। समषटभुज का एरिया क्या होता है दोस्तों? एक समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसका अगर 6 गुणा कर देंगे, 6 समबाहु त्रिभुज एक षटभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आप रखिए वैल्यू 6/4 इंटू √3 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 14 का स्क्वायर 196, √3 का स्क्वायर 3। यहाँ से 4 से 4 चौके 16, 4 नीम 36। देखिए √3 तो आएगा, ठीक है। 6 और 3 18, 18 5 90, 500 माइनस 18 कर दो तो कितना आ जाएगा? सॉरी 500 में से नहीं, 18 5 90, 900 में से तो 882 बच गया। 882√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए दोस्तों मैंने पीछे की क्लासेज में आपको पंचभुज के लिए भी बताया था, ठीक है। तो आपको रेशियो वो बताया था, आपको याद कर लेना है। पीछे की क्लासेज अगर आपने देखी है तो षटभुज और पंचभुज के एरिया में वो पूछा था, जो रेशियो पूछा था इनका, ठीक है। आपको रेडियस दी हुई, तो एरिया क्या होता है जब रेडियस दी हुई? तो NR² डिवाइड बाई 2, यहाँ पे होता है दोस्तों साइन 360 डिवाइड बाई n, ठीक है। और अगर एरिया दूसरा निकालते हैं साइड दी हो तो NA² डिवाइड बाई 4, यहाँ होता है कोट 180 π/n। तो ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं और इसी को आपको पंचभुज के लिए यूज किया था। तो साइन 72 डिग्री की वैल्यू आपको मैंने बताई थी, सेम कोस 18 डिग्री की वैल्यू होगी, वो क्या होगी आपको मैंने बताई थी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें। अगला सवाल देखिए, हितेश को किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य की 6/15 पर बेचने पर 28% हानि होती है। यदि वह उससे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 89% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो, इसको काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 5 15, मतलब 2/5 में बेचने पर इसको 28 की हानि, मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा 72%। 100 में से 28 की हानि तो 72% एसपी हो गया। ये कह रहा है विक्रय मूल्य के 89% में बेचे, तो 89/100 में बेचने पर क्या होगा? तो 72% डिवाइड बाई 2, ऊपर चला गया 5, गुणा में क्या आएगा? 89/100 आ जाएगा। मैंने क्या किया, यहां से ये पार्ट बराबर में लेके जाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, मतलब 1 की वैल्यू आ गई 72 डिवाइड बाई 2/5, 5 ऊपर चला जाएगा। फिर आपको 89/100 की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ गुणा कर देंगे 89/100 का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें मैंने लगाया है। 2 से काट दीजिए दोस्तों, 36 टाइम 36 5 180, इसका मतलब क्या हुआ? 180 इंटू 89 और डिवाइड बाई 100,
तो 0 से 0 कट गया, 18 निम्न 162, मतलब हो गया 1620, -18 कर दो तो कितना बचेगा 1602/10। तो ये 160.2% एसपी आया है, एसपी परसेंटेज। तो लाभ कितना है, 100 से कितना ज्यादा है, 60.2 ज्यादा है, तो 60.2% आपका प्रॉफिट आ गया। अगला सवाल, यदि द्विघात समीकरण आपको दे रखी है दोनों के उभयनिष्ठ मूल दोनों के मूल उभयनिष्ठ है। देखो दोनों के मूल क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन रूट है दोस्तों। कॉमन रूट के लिए कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या होता है। यदि दोनों रूट्स कॉमन है, दोनों के रूट्स कॉमन है, तो इक्वेशन के मूल होंगे वो प्रोपोर्शनेट में होंगे, समानुपात में होंगे, अनुपात में होंगे दोस्तों, सेम रेशियो में। समझे, ax² प्लस bx प्लस c1 px² प्लस qx प्लस c2। अगर ये बात बोली है तो आप क्या करेंगे, x² का गुणांक a, यहाँ नीचे आएगा x² का गुणांक k, फिर x का गुणांक b, फिर x का गुणांक q, फिर कांस्टेंट पार्ट c1 बटे में c2। तो ये आपको इक्वल होंगे, इससे आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। चलिए इस सवाल को देखिए कि दोनों के मूल उभयनिष्ठ है। ठीक है, कॉमन होने का मतलब क्या हुआ, आप इसको सोल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट मत रखो, क्योंकि x² यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको सोल्व करो तो आपके पास बनेगा 8a, ये देखो 8a² x² प्लस 4 ये हो गए, इसको आप एक साथ रख देंगे, ये बनेगा x² बन गया, प्लस bx, x वाला तो एक ही है। फिर यहाँ से देखो a 4a और ये 8, इसका मतलब ये बनेगा 4a माइनस 8, तो ये कांस्टेंट पार्ट हो गया, इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर होगी 1। दूसरी इक्वेशन 3 दूनी 6x² 6ax² और ये 3 है, तो आप 6a प्लस का 3 इंटू x² प्लस का kx और प्लस का देखो 3a और -6, तो यहाँ लिखोगे 3a माइनस का 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर होगी मेरे भाई 2। अब दोनों इक्वेशन में लगा दीजिए, दोनों इक्वेशन के दोनों के मूल क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, मतलब बराबर है। तो क्या लगाएंगे 8a, क्या आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचेगा 2a प्लस का 1। इसी प्रकार नीचे दोस्तों 3 कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 2a प्लस आ जाएगा 1 बराबर x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक k है, बराबर कांस्टेंट पार्ट है दोस्तों 4a, तो 4 कॉमन ले लो, a माइनस 2 बचेगा, और नीचे 3 कॉमन ले लो, a माइनस 2 बचेगा, बराबर सेम ही आना है। अब देखो ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, देखो b बटे k का रेशियो इसके बराबर आ गया 4/3 के, तो क्या आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप बोलेंगे सर कर लेंगे, तो 3b इक्वल होगा किसके, 4k के। अब इसने देखो स्क्वायर करके डिफरेंस पूछा है, तो स्क्वायर कर दो, 9b² बराबर होगा 16k² के। अब इसको इधर ले आओ, तो 9b² माइनस 16k² बराबर कितना आएगा 0। इसका मान पूछा है तो इसका मान 0 के बराबर बन गया है। ठीक है, बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है इसको नहीं छोड़ना, ठीक है, उसके हिसाब से आपका मान बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक ट्राइंगल है दोस्तों, आपको एक कोण दिया हुआ है 130, ओ त्रिभुज पी क्यू आर का अंतः केंद्र है, क्यू पी आर का मान ज्ञात करें। आपको मैं 3 चीजें एक साथ रिवाइज करवाऊंगा, देखो साथ साथ में। इन सेंटर पूछा है आपको, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र क्या होता है, 90 प्लस a/2 होता है, तो a कोण ये है, जितना कोण ये होगा a मान लिया, तो 90 प्लस a/2 होता है। अगर सरकम सेंटर परिकेंद्र ये कोण पूछा हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, ये कोण अगर a है तो इसका डबल होता है, क्यों, आप इसको सरकम सेंटर का मतलब रेडियस मान के इसको सर्कल खींच सकते हैं। तो आपको पता है किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ठीक है, इसकी परिधि पर बने कोण का डबल होता है, देखो ये बनेगा, ये a है तो ये 2a बनेगा, याद करवा रहा हूं आपको साथ साथ में। और ऑर्थो सेंटर के लिए क्या होता है, 180 माइनस a, इसके बैक साइड में जो कोण है वो माइनस होता है 180 माइनस a। यहाँ जो कोण बनेगा 180 माइनस b बनेगा दोस्तों, सॉरी यहाँ नहीं बनेगा, इधर वाली साइड बनेगा ये वाला, और इसके अपोजिट यहाँ कोण बनेगा वो क्या बन जाएगा, 180 माइनस c हो जाएगा।
अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है किसी ट्राइंगल के अंदर मान लो पी क्यू आर है, तो क्यू ओ आर ये कोण बना है, ठीक है। और ये कोण कौन सा है, इन सेंटर से बना है, तो ये होता है दोस्तों 90 डिग्री प्लस p/2 होगा। ये कोण बराबर है 130 के, तो ये 90 इधर जाएगा तो बचेगा p/2 बराबर किसके दोस्तों, 40 के। p की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आंसर। तो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, साथ में इसके साथ में दो चीजें और मैंने बता दी है, उसको भी सेव आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सोल्व कर लीजिए। अगला सवाल देखो क्या है, 3 प्रिंटिंग मशीनें हैं, पी क्यू आर है, 8, 16 और 24 घंटे में छाप सकती है। मशीनें एक घंटे बारी बारी से पी से शुरू करते हुए फिर क्यू फिर आर किताबें छापती है। हालांकि कुल 9 घंटे बाद पी मशीन को बंद कर देती है, लेकिन जब तक सभी 1 लाख किताबें नहीं छपी जाती तो और क्यू और आर बारी बारी से एक एक घंटे के लिए काम करती रहती है, जिससे 10वें घंटे में क्यू काम करती है और मशीन क्यू और आर को शेष किताबों को छापने में कुल कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, इसने बोलने का मतलब है कि 3 मशीन है पी क्यू और आर, ये 8 घंटे, 16 घंटे और ये 24 घंटे। सिंपल इसका टोटल वर्क मान लो दोस्तों, 8, 16 और 24 का एलसीएम मान लिया, कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 144 मान लो। 8 से करेंगे 18 8, 16 8 निम्न 144, 24 छिक्के 144। ठीक है, 3 से करेंगे तो 48, तो वैसे 48 भी बन सकता था, 48, 8 छिक्के 48, 16 3 48, 24 दूनी 48। ठीक है, ये कह रहा है कि पहले 9 घंटे के लिए बारी बारी से काम किया, तो पहले घंटे पी क्यू फिर आर, टोटल 3 घंटे लगे। 3 घंटे में काम हुआ 3, 6 और 3 9 और 2 11, टोटल 9 घंटे लगे, तो 9 तक बढ़ा लो, इसको 3 से गुणा कर लिया तो 33 काम हो गया। 3 घंटे मतलब 9 घंटे तक हो गया। 9वें घंटे के बाद 10वें जो घंटा था 10th आवर, उसमें क्यू आएगा फिर आर फिर क्यू फिर आर, ऐसे आएंगे। तो अभी देखो इसमें क्या हो गया, काम कितना बचा हुआ है बताओ, 33 काम हो गया। अब आपके पास 15 काम बचे हैं इसके बाद, 33 के बाद आप इसको 33 कर लीजिए, यहाँ पे 33 काम हो गया 9 घंटे में। अब Q और R 1 घंटे में ये करेगी, फिर दूसरे में ये 2 घंटे में 5 काम होगा। 2 घंटे में कितना काम होगा मेरे भाई, 5 काम होगा। तो आपको करना कितना था, आप बोलेंगे सर 15 काम करना है, 5 हो रहा है। ठीक है, तो इसको 3 से गुणा करेंगे, इसको भी 3 से कर दो, तो टोटल 15 काम बचा था, ये 6 घंटे लगेंगे। इसने यही तो पूछा था कितना टाइम लगेगा जो एक्स्ट्रा काम बचा हुआ है, तो आंसर हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक घनाकार लकड़ी का ब्लॉक है जिसमें प्रत्येक भुजा 8 मीटर लंबी है। इस ब्लॉक से 1 मीटर व्यास और 4 मीटर ऊंचाई वाले अधिकतम संभव संख्या में बेलन काटे गए हैं। इन बेलनों को 14 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट किया जाना है। यदि प्रत्येक बेलन के संपूर्ण पृष्ठ को पेंट किया जाता है तो सभी बेलनों को पेंट करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात करनी है। देखिए, इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट एक डायग्राम बनाया है, वो आप देख लीजिए। देखिए, इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है कि आपको एक घन है, ठीक है, जिसकी भुजा लंबाई कितनी है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर की भुजा है, ये भी 8 है। घन की प्रत्येक भुजा समान होती है। आपको जो बेलन बनवाया है, क्या बनवाया है दोस्तों, जो बेलन बनाया है इसने लंबा आपने बना रखे हैं, ये लो इसमें ब्लू कलर में ये सारे, इसकी जो व्यास है वो कितना है, एक व्यास है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर व्यास है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब बताओ इस पूरी हाइट में क्या ये 4 सेंटीमीटर का बना दिया, तो ऊपर भी तो 4 सेंटीमीटर के अपने बना सकते हैं ना, यहाँ भी तो आएंगे, इस लाइन में यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ है ना। इसका मतलब 2 कमरे बन गए जहाँ पे आप रख सकते हैं एक तरीके की चीजें। ये यहाँ पे मैंने 8 रखे हैं, इस लाइन में फिर 8 आएंगे, तो इसका मतलब ये 8 इंटू 8 64 बनेंगे इस एक में। अंदर भी तो आएंगे ना बीच में, इस बीच वाले पार्ट में भी। ठीक है, आपने कोई बॉक्स देखा होगा, उसके अंदर हमारे पास चीजें जिसे इंजेक्शन रखते हैं, इस प्रकार एक इंजेक्शन डॉक्टर रखता है ना, एक डिब्बा होता है उसके नाभाकार, उसमें इसके पास डिब्बे में पूरे टीके भरे होते हैं, यहाँ पे लिखे होते इंजेक्शन रखे होते हैं इस प्रकार लंबे लंबे।
तो देख लो कितने होते हैं, एक साइड में होते हैं अपने 4 होते हैं, इधर 6 है तो 6 चौके 24 हो गए, ये मान लो 8 है, ये 8 है तो 64 हो गए। इस प्रकार अपने काउंट करते हैं। 64 यहाँ तो 64 ऊपर बनेंगे, तो टोटल कितने हो गए 128। तो हमारे पास क्या हुआ, इसने बोला कि टोटल कितने बेलन बने हैं, 128 बेलन बने हैं। कितने बने हैं मेरे भाई, 128। प्रत्येक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, बताओ एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर और h प्लस आर नहीं होता, क्या होता है। ये एक बेलन का है, एक बेलन पर खर्चा लगेगा 14 रुपए। तो टोटल कितने बेलन है, 128 का निकाल दो, या फिर आप ऐसे कर लो, 128 बेलन हो गए, 128 को 14 से फिर गुणा कर देंगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा अपने पास। अब आप दोस्तों यहां से देखेंगे कहीं भी नीचे 22 से ये जो पाई का मान आएगा 22, 11 का मल्टीपल नहीं कट रहा। आप इसमें 11 का मल्टीपल चेक कर लो, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, कर तो सकते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी 1/2। क्यों, जो भी आपने बनाया है ये, ठीक है बेलन, इसका व्यास 1 है तो रेडियस 1/2 हो जाएगी। इंटू में h प्लस आर, तो h और r कितनी 4 और आधा 4.5 मतलब 9/2 लिख दो। इंटू 128 इंटू में आ जाएगा 14। देखो नीचे कोई भी नहीं है जो ये इसको काटे 11 को, मतलब 11 का मल्टीपल ये पक्का होगा। तो इसको चेक करो, 12 और 2 14, तो ये 14 में से 6 गए, ये नहीं है 11 का। 5 और 4 9 और 2 11, 11 में से 8 गए, ये भी नहीं है। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 में से 2 गया, 10 में से 6 गए 4, ये भी नहीं है। इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। ये देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, और 5 और 4 9, 9 में से 9 गया 0, मतलब 11 का मल्टीपल है। अगला सवाल देखो, इस कॉन्सेप्ट को सीख लेना दोस्तों ध्यान से, बढ़िया बताया मैंने। एक समूह में 78 है ए में, बी में 22 और सी में 34 सदस्य है। सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए हैं। एबीसी के प्रत्येक सदस्य द्वारा खर्च की एवरेज राशि दे रखी है। प्रति सदस्य खर्च की गई औसत आपको पूछा है। देखो ए, बी और सी, इसमें दोस्तों 78 है, इसमें 22 लोग हैं, इसमें 34 लोग हैं। इसमें से प्रत्येक का एवरेज दे रखा है कितना, 136 रुपये एक ने खर्च किए। इसमें 383 रुपये एक लोग ने खर्च किया। इसमें 457 रुपये मतलब एक बंदे ने खर्च किए। आप देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, इसका मतलब इसने आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहा, तो क्या चाहा, आपका नॉलेज देख रहा है। देखो 8 छिके 48, 8 इकाई अंक 8, 3 दूनी 6, 6 आ गया, 4 7 28, 8 आ गया, 8 और 6 14 और 8 22, इसका मतलब यूनिट डिजिट आएगा 2। इसमें डिवाइड करना है संख्या का, 8 और 2 10, 10 और 4 14, मतलब यह इकाई अंक आएगा 4। 4 को किससे गुणा करें, इकाई अंक 4 ही आएगा क्या, 8 और 2 10 और 4 14। 4 को मैं किससे गुणा करूं दोस्तों की 2 आ जाए। आप बोलेंगे सर 4 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12, 4 चौके 16। 4 को मैं 3 से गुणा करूं तो आ सकता था, लेकिन इकाई अंक 3 तो कहीं नहीं दिख रहा। इसका मतलब और मैं किससे करूं, 4 8 32, देखो फिर 2 आएगा, तो ये 8 वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके से दिमाग लगाया करो ताकि कैलकुलेशन आप कम कर पाए। अगला सवाल देखिए, एक व्यापारी दो वस्तुएं एक्स और वाई 500 रुपए में खरीदता है, समान है प्रत्येक का मूल्य। वह दोनों वस्तुओं पर समान अंकित मूल्य रखता है। एक्स को 50% और 28% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है और 958 का लाभ कमाता है। यदि वह वाई को 77% की एकल छूट पर बेचता है तो वाई पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो आपके पास क्या है दोस्तों, एक तो एक्स और एक है वाई। इसका सीपी कितना है 500 रुपये, इसका भी सीपी कितना है 500 रुपये। इसने प्रॉफिट कमाया है कितना 958 रुपये, तो इसका एसपी कितना बन जाएगा, आप बोलेंगे सर 1458 रुपये बन गया। इसका जो एसपी है, ठीक है, इसका प्रॉफिट पूछा है नीचे वाले का वही का। बताओ जो इसका एसपी आया है, अगर मैं छूट देता हूं तो किस पे छूट देंगे, एमआरपी पे। मतलब यहां पर एमआरपी जो लिखेंगे, इस पर इसने 2 छूट दी है, इस 2 छूट के बाद 1458 आया है, तो आप ये लिखेंगे एमआरपी पर 50% का छूट का मतलब 1/2, 28% का छूट का मतलब 72/100, या फिर आप लिखेंगे 7 ही आएगा क्या।
4 7 28 और 4 से किया 25, क्योंकि मैंने इसको इस प्रकार तोड़ लिया है। 25 पर 7 का डिस्काउंट देंगे तो 18 बटे कितना आएगा, 25 आ जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखी है 1458। यहाँ से सोल्व करके बताइए कितना आएगा। 18 से 18 8 144, 18 एकम 18, 25 गुणा 50, 50 को इससे गुणा करोगे तो MRP कितना आ गया दोस्तों, 5 5 8 40, तो 4050। इसका जो MRP है 4050, तो MRP तो इसका भी सेम है। क्यों, देखो समान अंकित मूल्य है, इसका मतलब इसका आया तो इसका भी यही हो। इसने इसको बेचा है छूट पर कितनी, 77% की। तो आपको लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत दोस्तों CP और SP में होता है। तो CP तो है 500, ये रहा वाई का, और SP कितना 4050 पर इसने 77% की छूट का मतलब 23% वैल्यू इसने इसका विक्रय मूल्य आया होगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं दोस्तों, एक सेकंड, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। 0 से 0 और 5 से इसको काटा 100 आ गया। अपने को ज्यादा नहीं काटना इसको, 5 से इसको 5 8 40, 5 एकम 5 हो गया। नीचे 10 है, 23 एकम 23, ठीक है, 2 23 8 184 और 2 186। नीचे 10 है, डेसिमल लग गया। 100 की चीज को 186.3 में मतलब 86.3% का प्रॉफिट बनेगा। सवाल अच्छा है, चीजों को सोल्व करना, चीजों को मैनेज करना आपको पता होना चाहिए। एक दो बार सवाल करोगे तो आपको ये चीजें दिमाग में होगी और जल्दी जल्दी सवाल आप सोल्व कर लेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह एक ऐसी संख्या के बराबर हो जाती है तो जो तीसरी संख्या से 20% कम है। कोई संख्या x है, 25 की वृद्धि का मतलब 125% करेंगे, और तीसरी संख्या कोई z है, इसमें 20% कम हो जाती है। तो पहली और तीसरी का रेशियो बताना है। तो 25 5 से करोगे 25, 5 से करोगे 16, तो पहली x है और ये z है तीसरी, तो ये हो जाएगा 16:25। तो पहली और तीसरी का रेशियो आ गया 16:25। अगला सवाल, भुजाएं 3 4 5 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज ABC में 3 सेंटीमीटर भुजा वाली भुजा के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार ठोस का आयतन आपको पूछा है। आपके पास दोस्तों क्या दिया है, इसने आपको एक ट्रायंगल दिया था, कौन सा, समकोण त्रिभुज। कैसे पता चला, 3 4 5 ट्रिपलेट है। क्या आपके पास ये चीज है दोस्तों, देखो अब देखिए, अगर हम इसको मिलाएंगे ना ऐसे, तो इस प्रकार की शेप बन जाएगी। समझ आई क्या बात, सभी को बताओ, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इसने बोला है कि ये 3 सेंटीमीटर भुजा थी, इसके परितः इस प्रकार घुमाएंगे तो ये इधर वाली साइड बन जाएगा। ये 4 ये 5 थी तो ये 4 रहेगी, ये 5 ये 3 है, ठीक है। इसका क्या पूछा है, आयतन। तो ये आकृति कैसी बनेगी, घुमाएंगे तो ये घुमाएंगे तो आकृति इस प्रकार बन जाएगी, कौन सी, आपके पास एक शंकु बन जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो 22/7। आर की वैल्यू कितनी होगी, 4 का स्क्वायर 16, एच की वैल्यू 3, तो 22 66, 66 को 16 से गुणा करो, 16 छके 96, 9 96 और 10 106 105 हो गया, और 21 से डिवाइड करना है, 21 5 105। तो फिर पूरा पूरा क्या, 6 बचा, 0 जाएगा, 50 पॉइंट समथिंग देख लो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक समीकरण है का एक मूल उभयनिष्ठ है, पहले समीकरण के मूल बराबर है, तो t प्लस क्यू का होल स्क्वायर आपको निकालना है। देखो एक मूल उभयनिष्ठ है दोनों में, इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों में से एक मूल पता चल गया तो हम इसमें रख लेंगे। तो इसने बोला है ना पहले समीकरण के मूल बराबर है, मतलब इस इक्वेशन के मूल बराबर है। तो मूल बराबर होने की कंडीशन क्या होती है, d इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो b बराबर हो जाएगा 4ac की। तो b कितना है, x का गुणांक 3p, 3p का स्क्वायर 9p स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, c की वैल्यू कितनी है, q है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं 9p स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों 4q के। पहली इक्वेशन आपके पास ये आ गई है। अब आपको क्या बोला कि एक मूल इसका उभयनिष्ठ है,
तो आप इससे क्या मूल नहीं निकाल सकते क्या? बताओ, इस इक्वेशन का अगर मेरे को रूट निकालना है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a होता है। क्या डी की वैल्यू 0 नहीं है क्या? ये अभी तो लिखी है इस इक्वेशन की, इसका मतलब ये तो 0 हो गया, तो माइनस बी बाई 2 बचेगा, ये माइनस बी बाई 2a। एक्स का मान आएगा कितना? माइनस बी की वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस प्लस का 3p/2, ये इसका एक्स का कोफिशिएंट, इसका गुण हो गया, रूट हो गया। क्या हो गया? इस इक्वेशन का रूट बन गया दोस्तों एक 3p/2। वो जो इसका रूट है ये इसका भी रूट होगा क्योंकि कॉमन है, कॉमन रूट बोला है ना, एक रूट। तो यहाँ पे x का मान रखो 3p/2 मतलब 9p² हो गया, -2 इंटू के इंटू 3p/2 हो गया, प्लस t यहाँ रख लीजिए बराबर में 0। इस इक्वेशन में मैंने जो इसका रूट था वो इसके अंदर रखना है। देखो मैंने क्या किया है, कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c 1 बराबर 0, दूसरी इक्वेशन a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 1 कर लीजिए। मान लो इस इक्वेशन में x का एक मान मान लो 10 है, इसका मतलब इसके अंदर भी जो कॉमन है वो x बराबर 10 पर ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसका भी तो एक रूट 10 है। तो यहां से निकाल के अपने इसमें डाल दिया, यहां से वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है। ठीक है, तो यहां पर आप वैल्यू पुट करो, देखो 9p² डिवाइड बाई 4 बराबर में q आ गया, मतलब इसका मान अगर हम रखना चाहें तो कितना होगा? ये रहा, कितना रखेंगे बताओ, बोलो। आप बोलेंगे सर ये तो रख दीजिए q, -2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा 3pk बचेगा, और प्लस का t बचा है बराबर में 0। इसको और इसको ऐड करो, q प्लस t बन गया बराबर में 3pk हो जाएगा, pk। इसका स्क्वायर पूछा था तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, 9p² k² हो गया। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सी आंसर। क्या बात समझ आई क्या? मैंने क्या बोला, दोनों इक्वेशन में एक रूट सेम है, इस इक्वेशन का मैंने एक रूट निकाल लिया, जो कितना आया? ये रूट आया है, समझ गए बात? फिर इस रूट को मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। थोड़ा क्लैरिटी आपको समझ आनी चाहिए दोस्तों, मैंने दोनों चीजों में क्या किया है कि दो इक्वेशन आपको दी थी, दोनों इक्वेशन में बोला कि एक रूट सेम है, और आपको इस इक्वेशन को ही क्यों उठाया हमने, कुछ बोलेंगे। तो इसने बोला पहले वाला समीकरण, ये देखो यहाँ लिखा है, दूसरा बोलता तो मैं दूसरे के अकॉर्डिंग सोल्व करता। इसने बोला पहले वाले समीकरण के मूल बराबर है, तो b² माइनस 4ac बराबर 0, तो b² बराबर 4ac। यहां से आपके पास ये रिजल्ट बना। सेकंड बात, यहां से आप एक चीज ये भी निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे d की वैल्यू 0 होगी तो एक रूट निकल जाएगा आपका, सिंपल से आसानी से हमने एक रूट निकाल लिया। इस रूट को यहां से निकाल के इस इक्वेशन में पुट किया, अपना रिलेशन पूछा था वो रिलेशन बन गया, बस आंसर हो गया। अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु को 60% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह सदोष तूले का उपयोग करके 90% प्रॉफिट कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह वास्तविक वजन कितना यूज करता है? देखो ये बोल रहा है सीपी और एसपी। मान लो 100 रुपए की चीज थी, 60% हानि हो रही है, तो कितने में बेचेगा? 40 में। ये 1000 ग्राम लेके आया था 100 में, अब ये कितना दे रहा है हमें नहीं पता, क्यों? अब देखो ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, इस पे जो प्रॉफिट होता है वो कितना है? 90%। क्या मैं इस क्रय मूल्य का 190% कर दूं, 190/100, तो वो एसपी के बराबर नहीं होगा क्या? आप बोलेंगे सर हो जाएगा। सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों इसको सोल्व करने का, ये 100 से 100 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, फिर ये 4000/19 बनेगा। ठीक है, और डिवाइड इक्वल टू एक्स, 19 दूना 38, 2, 19 एकम 19, बचेगा 1, फिर आएगा 210 बनेगा ना, भाग नहीं जा रहा, तो ये आंसर बनेगा 210 वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? ए। नेक्स्ट, दो ट्रेनें 120 और 110 की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है दोस्तों। ट्रेन की लंबाई, एक ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है। दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड से लगते हैं। दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। पहली ट्रेन की लंबाई 450, दूसरी ट्रेन की लंबाई L मान लो, बराबर
विपरीत दिशा में है तो रिलेटिव स्पीड 120 और 110 कितनी होगी 230। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18, स्पीड इंटू टाइम लगता है 12 सेकंड। सिंपल सोल्व कर दीजिए बस। 6×3 = 18, 6×2 = 12। और कट रहा है क्या ये बताओ, नहीं कट रहा। तो ये बनेगा दोस्तों 200, देखो ये 10 बनेगा, 230 इंटू 10 2300/3। तो L बराबर हो जाएगा 2300 डिवाइड बाई 3 माइनस हो जाएगा 450। आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए, चाहे इसको ऐसे कर लीजिए सोल्व। ठीक है, मेरे हिसाब से आंसर ये बनना चाहिए, क्योंकि देखो 3 का भाग करते हैं तो 6 तो आना ही आना है। ठीक है, 3×7 = 21, 2×3 = 18, 2×3 = 18, देखो यही आएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 316 बचेगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, A/B समानुपात B/C, C का मान दिए, B का मान दिए, C का पॉजिटिव वैल्यू पूछा है। देखो C का मान यहाँ रखेंगे, B की वैल्यू कितनी 6, तो A/6 समानुपात 6 अनुपात कितना C का मान है 4 है, बाहर वालों का अंदर वालों का। 4A² बराबर 36 हो गया, A² बराबर 9, A की वैल्यू आ गई 3। तो आपको C का मान पूछे, C है 4A, तो यहाँ रखोगे तो 4A बराबर हो जाएगा 4×3 = 12। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। अगला सवाल देखिए, रीमा और जूही प्रत्येक जब अकेले काम करती है तो एक काम को 12 और 36 दिन में कर सकती है। दोनों बारी बारी एक दिन छोड़कर काम करती है। रीमा पहले दिन और जूही दूसरे दिन, तो काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। सिंपल सा सवाल है दोस्तों, 12 और 36, टोटल वर्क हो गया 36, 12×3 = 36 एकम 36। देखो पहले दिन रीमा, दूसरे दिन जूही, 3 और 1 2 दिन में काम कितना हो जाएगा 4, तो 9 से गुणा कर देंगे 36 काम के लिए, तो 9×2 = 18 दिन इसको लगेंगे। अगला सवाल, एक विद्यालय कार्यक्रम के लिए एक शंक्वाकार टेंट लगाया जाना है। टेंट की आधार त्रिज्या 7 मीटर है, ऊंचाई 24 मीटर है। टेंट के संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को ढकने के लिए एक सजावटी कपड़े का उपयोग किया जाना है। कपड़े की कीमत 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। आवश्यक कपड़े की कुल लागत ज्ञात करें। देखो शंक्वाकार का मतलब हुआ कि एक शंकु है, ठीक है, ये टेंट लगाना है जो भी टेढ़ा मेढ़ा लगता है। रेडियस 7 है, ऊंचाई 24 है, 7 24 ये 25 हो जाएगी। आपको पता है ये 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज बनता है इसमें। तो आपको तो क्या निकालना है बताओ, आपको संपूर्ण नहीं निकालना, पाई आर एल निकालना है। क्या होता है पाई आर एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे कपड़ा लगाना है चारों तरफ ऊपर, तो आपको ओनली वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, यहाँ तो जरूरी नहीं है। तो 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 25 इंटू ये हो गया एरिया, लेकिन 1 वर्ग मीटर का है 40, तो 40 से गुणा कर दो। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 25 चौके 100, 1000 हो गया, 22 इंटू 1000 हो गया 22,000। अगला सवाल, रेखा AB रेखा CD के समांतर है। एक तिर्यक रेखा PQ AB को M पर और CD को N पर प्रतिच्छेद करती है। यदि PMB कोण दिया है, BMN दिया है और DNQ दिया है, तो BMN का मान निकालना है। आपके पास दोस्तों क्या दिया है, दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, कौन कौन सी, इसने समांतर रेखा आपको दी हुई है ABCD। एक तिर्यक रेखा इसको काटेगी, कौन सी, कोई भी तिर्यक रेखा बना लीजिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी P और Q हो गई है। ये कहता है P, ये इस पॉइंट पे काटती है, इसको M बोला है, इस पॉइंट पे काटती है, इसको N बोला है, PMN, तो इसका मतलब ये कोण बना है 5x डिग्री। BMN ये कोण बना है दोस्तों 3x प्लस 2y डिग्री। और DNQ ये कोण बना है दोस्तों आपका x प्लस 3y। यहाँ दोस्तों आपका नॉलेज काम आएगा कि आपने जो चीजें सीखी है वो आपको पता है या नहीं है। देखो संगत कोण है ये दोनों, तो ये बराबर होंगे, तो 3x प्लस 2y = x प्लस 3y हो गया। तो 3 और ये x घटेगा, 2x बचेगा बराबर में, सॉरी 3x प्लस 2y है क्या, और ये x प्लस, तो यहाँ बच गया y क्योंकि इधर जाके माइनस होगा।
एक्स और वाई का रेशियो देखो कितना आ गया दोस्तों, 1/2। इनके साथ रेशियो में देखो एक्स की वैल्यू 1, वाई की 2। तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की 2 है। आप क्या कर सकते हैं बताओ, बोलो। आप बोलेंगे सर हमारे पास एक चीज बन सकती है क्या, इस रेशियो से हम क्या करेंगे, इस रेखा पर ये जो पूरा कोण बनेगा 180, इन दोनों को जोड़ लो, 8x प्लस 2y बनेगा। तो 8x प्लस 2y की वैल्यू 180 के बराबर होगी। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। तो 8 एकम 8 और 4 12। तो 12 रेशियो की वैल्यू होगी 180। एक रेशियो की वैल्यू 15। ये तो हो गया दोस्तों 15 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री। आपको पूछा है बी एम एन, बी कहाँ है, बी एम एन, ये कौन पूछे, तो 15 तिये 45 एक्स का मान, और ये हो जाएगा 30 दूनी 60, 60 और 40 105 हो गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 समीकरण है दोस्तों, 3 ही आपको इसके सॉल्यूशन पूछा हुआ है, एक्स वाई जेड का मान। सबसे आसान तरीका इसका मेरे को ये लगता है, आप वैल्यू पुटिंग कर लीजिए। एक्स की वैल्यू इसमें 4 रखेंगे, जेड की वैल्यू -3, तो 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये तो हो जाएगा 9, बराबर नहीं होगा -5 के। इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल। एक्स की वैल्यू 4 माइनस, तो ये रखो इसमें, ये तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात, इसमें 4 रखो, 4 आ गया माइनस। वाई की वैल्यू कितनी है, -2, तो वाई तो है नहीं। जेड की वैल्यू 3 है, 3 तिये 9, तो ये हो जाएगा 9, बराबर में -5। देखो 4 माइनस 9 बराबर -5, ठीक है, ये ऑप्शन बन सकता है। अब इस ऑप्शन को यहाँ बन गया, इसका मतलब नहीं है कि यहाँ चेक कर लिए चले, सभी में चेक करो। अब इसमें चेक कर दिया, इसमें करो। एक्स की वैल्यू 4, तो 4 दूनी 8। वाई की वैल्यू कितनी है, 2, तो माइनस और -2 हो गया। जेड की वैल्यू 2 इंटू 3 बराबर हो रहा है कि 16, 6, 8 और 2 10, तो ये 16 के बराबर हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें और चेक करना है, तो 7 चौके 28 हो गया। फिर -3 इंटू -2 हो जाएगा वाई की वैल्यू, और इसमें -5 इंटू जेड की वैल्यू होगी 3, 3 दूनी 6, 28 और 6 34 हो गया प्लस का, और 15 माइनस का, तो यह बचेगा आपका 19। तो इसका मतलब तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, किस मान के लिए, ऑप्शन बी के लिए, तो आंसर हो गया। अगला सवाल, ईंधन की लगातार 3 महीनों में कमी दे रखी है, चौथे महीने में वृद्धि। आपको टोटल पूछा है कितनी कमी या वृद्धि होगी 4 महीनों बाद, चौथे महीने में। 40 का मतलब दोस्तों 2/5 होता है, 60 का मतलब 3/5, और 60 का मतलब 3/5। तो 5 पर 2 की कमी का मतलब हो गया 3, फिर 5 पर 3 की कमी का मतलब हो गया 2, फिर 5 पर 3 की कमी का मतलब हो गया 2, यहाँ स्क्वायर कर दो या यहाँ लिख लो। फिर अगले वर्ष में 70 की वृद्धि, तो 10 पर 7 की वृद्धि, ये 7/10 बनेगा ना, ये वृद्धि है। देखो 25, 25 5 125, 1250, और ये 4 तिये 12 7 84, 84 हो गया। आज इसको 8 से गुणा कर दो, इसको भी 8 से कर दो। क्यों, क्योंकि देखो मेरे को पता चल गया 12 8 96, ये लगभग जीरो बना देगा सारी, आपको मैंने बताया भी था। जीरो 125 8 100 1000 बन जाएगा। 8 ये कितना बनेगा दोस्तों, ये 17 बनना चाहिए ना, गलती कर दी मैंने, सॉरी। ये बनेगा 17, क्योंकि 7 की वृद्धि हुई है। तो ये 4 थी 12, और 12 7 84, 4 0 2, 204 बनेगा। इसको 8 से गुणा करना था, तो 32, 8 दूनी 16, क्योंकि 100 से चाहिए तो 100 का भाग करेंगे, यहाँ भी 100 का कर दो, 16.32 बचेगा। 100 की चीज 16.32 का मतलब हो गया 83.68% की इसकी क्या हुई है, कमी हुई होगी। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। अगला सवाल, ये सवाल देखो कितना अच्छा सवाल है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें फंस जाते हैं बच्चे, ये जीरो में ही गायब हो जाते हैं। कैसे, ऊपर दिया हुआ है क्यूब, इसका मतलब ये दिया हुआ है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। नीचे आपको बनाना है, कैसे, ध्यान से देखना, 73.2 अगर ये लिखा है तो आप लिखेंगे 732/10। एक अंक छोड़ के डेसिमल है तो हट गया, तो नीचे एक जीरो आई। अगर इसका स्क्वायर है, देखो स्क्वायर है, इसका मतलब 732/10, इसका तो स्क्वायर है पूरे का। 732 का स्क्वायर ऊपर रह गया और 10 का स्क्वायर नीचे होगा, मतलब 100 बनेगा नीचे। क्या इसमें सेम कंडीशन नहीं है क्या, आप बोलेंगे है,
इसका मतलब इसमें 1/100 कॉमन आएगा। देखो नीचे आएगा कॉमन, यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा 732 का स्क्वायर प्लस 268 का स्क्वायर जो यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी, तो सेम बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी ना, सब में कॉमन आ गया, इसमें से भी आ गया, इनमें देखो दोनों गुणा में है, एक और एक 2 अंक छोड़ के मतलब 1/100 कॉमन आ गया। आप क्या करेंगे, इसको खोलेंगे तो ये 1/100 तो ऊपर चला गया, 100 यहाँ लिख लो, ए प्लस बी बनेगा और यहाँ जो बनेगा वो सेम बनेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कैंसिल हो गया। 100 इंटू ए प्लस बी 732 268 कितने हो जाएंगे 1000। 100 इंटू 1000 का मतलब हो गया 1 लाख, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक सेल के दौरान 50% माल को 16% के लाभ पर, शेष माल का 40% 35% के लाभ पर, उसके बाद शेष माल को 25% हानि पर बेचा, समग्र लाभ परसेंटेज x% है तो x का मान ज्ञात करें। देखो 50% मतलब 100 टोटल थी, 100 वस्तुएं बनानी थी, 100 में से 50 वस्तुएं बनाई है इसने 16% के लाभ पर, प्रॉफिट पर। फिर कितनी दोस्तों, शेष का 40, तो 50 का 50 ही बची थी ना, 40% का मतलब हो गया 20 वस्तुएं बनाई है इसने 35% के लाभ पर, बाकी 50 और 20 70 बची कितनी 30, इनको बचा बनाई है 25% लॉस पर। अब बताओ यहां से टोटल प्रॉफिट हुआ 800%, यहां से 35 गुणा 70 700%, यहाँ पर 25 दिया 75 750% का लॉस। देखो इनको ऐड करोगे 1500, इसमें से 750 गया तो बचेगा कितना 750 प्लस का परसेंटेज, डिवाइड 50 70 100, 100 से डिवाइड करो तो 7.5% का आपका ओवरऑल क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि ए के 75% का 160% बी के 150% के दोगुने के बराबर है तो ए बी के कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ए का 75% 3/4 लिखो सीधा, 160% 16/10 लिखो, बराबर है बी के 150%, 150% का मतलब 3/2 के डबल के बराबर है। बस सिंपल तरीके से सोल्व कर दीजिए, 2 से 2, 3 से ये 3 कैंसिल, 4 से 4 बार 2, ये 5, ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा 5/2। कह रहा है बी से कितने प्रतिशत अधिक है ए, कितना अधिक है 3, ठीक है, किससे 2 से, 3/2 इंटू 100 करोगे अभी आपने देखा कितना होता है 150% अधिक है। अगला सवाल, ये इक्वेशन का एक सवाल हो रहा है दोस्तों, देखो कोई समीकरण दी है, दोनों के मूल उभयनिष्ठ है, कॉमन रूट है ना, मैंने क्या बताया, आप इसमें प्रोपोर्शनेट इक्वल होंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणा की है ए स्क्वायर माइनस 7a डिवाइड बाई, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है 240, बराबर होगा एक्स का गुणा कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ एक्स का गुणा कितना है 8 है, बराबर यहाँ एक्स कांस्टेंट पार्ट कितना है 12, यहाँ कांस्टेंट पार्ट कितना है इस इक्वेशन में ए स्क्वायर माइनस 4, बराबर होंगे तो सोल्व कर दो, ये दोनों सोल्व कर लो चाहे ये सोल्व कर लो, ठीक है, इन दोनों को करोगे तो ए स्क्वायर माइनस 4 बराबर 12×8 = 96 हो गया, ए स्क्वायर बराबर 100 तो एक की वैल्यू आ गई 10, बस इसमें पुट कर दो, 10 और 2 12, 10 और 3 13, 10 में से 4 गया 6, 6 दूनी 12 13 दूना 26, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक वृत्ताकार रनिंग ट्रैक पर पी को 5 चक्कर पूरे करने में 40 मिनट लगते हैं, आर को 7 चक्कर पूरे करने में उतना ही समय लगता है जितना पी को 6 चक्कर पूरे करने में लगता है। यदि वे व्यास के 2 अलग अलग छोरों से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं तो वे पहली बार कितने मिनट बाद मिलेंगे। देखो कोई भी सर्कल है दोस्तों, ठीक है, व्यास के 2 सिरे हैं, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है एक इसके पीछे से आ रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आप देखो पी, आपको पी की स्पीड निकालनी है, 5 चक्कर में लगाता है 40 मिनट, तो एक चक्कर में कितना लगाएगा बताओ, 5 चक्कर में 40 मिनट, तो एक कितना लगाएगा बताओ, 5/40 मतलब 1/8 राउंड प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में इतने राउंड लगाएगा। समझ आई क्या बात, 40 मिनट में लगाता है 5 राउंड, 5 राउंड, 1 मिनट में कितने लगाएगा 5/40 का मतलब 1/8 राउंड प्रति मिनट। इसी प्रकार दोस्तों
कह रहा है कि आर 7 चक्कर पूरे करने में उतना ही समय लगता है जितना पी को 6 चक्कर में। तो 5 चक्कर में 40 मिनट, 1 चक्कर में 8 मिनट, 6 चक्कर में 48 मिनट लगेंगे आर को। 48 मिनट में आर 7 चक्कर लगाएगा, 7 राउंड। 1 मिनट में कितना लगाएगा? आप बोलेंगे सर 7/48, तो 7/18 ये हो जाएगा आपका किसकी? आर की स्पीड। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? मैंने क्या लिखा? मैंने ये लिखा दोस्तों कि 40 मिनट में पी लगाता है 5 राउंड, तो 1 मिनट में कितने राउंड लगाएगा? आप बोलेंगे सर 5/40 राउंड प्रति मिनट। यहां से सोल्व किया, 1/8 आ गया। ये बारी है पी की। फिर हमने आर की बात की, इसका हमने लगाया कि ये 7 चक्कर लगाता है 48 मिनट में, तो 48 मिनट में चक्कर लगाता है दोस्तों कितने? 7 राउंड। 1 मिनट में कितना लगाएगा? 7/48, तो ये इसकी स्पीड आ गई है। क्या बात समझे क्या? अब हम क्या करेंगे कि जो यहां से यहां तक इनके बीच की दूरी कितनी है, ये वाली, आप कहेंगे पूरी टोटल दूरी 1 है, तो ये दूरी हो जाएगी आधी, ये 1/2 हो जाएगी, सॉरी। तो आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है, मीटिंग पॉइंट। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की दूरी? 1/2। स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस होगी, तो 1/8 और 7/48 का डिफरेंस करो स्पीड का। 6 से गुणा, 7 में से 6 गया, 1/48 आपकी रिलेटिव स्पीड बन गई है। 1/48 का डिवाइड कर दो, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको ऊपर लेके जाओगे तो 48/2 करोगे तो 24 आपका आंसर बन जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? मैंने क्या किया दोस्तों, जो P की स्पीड थी वो निकाल ली, R की स्पीड थी वो निकाल ली मैंने, ठीक है। फिर हमने जो दूरी थी इनके बीच की, ये जो दूरी बनेगी, पूरी दूरी 1 थी तो ये 1/2 बनेगी, क्योंकि नीचे वाली भी तो 1/2 होगी, सर्कल है पूरा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं तो टाइम आता है, तो डिस्टेंस कितनी है? 1/2, और जो स्पीड है वो कौन सी आएगी? रिलेटिव स्पीड आएगी। कौन सी? रिलेटिव स्पीड। क्यों? सेम डायरेक्शन है। क्या है दोस्तों? सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड है क्या होगी? जुड़ेगी, माइनस होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन होती तो क्या होता? ऐड होती। समझ आ गई क्या बात सभी को? इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 24। बात समझिए क्या? इस सवाल में आपको ये कुछ पार्ट इसमें से नहीं लिखना था, समझाने के लिए मैंने लिख दिया इसको। ये सब पार्ट हटाने वाले हैं। समझ आई बात सभी को? तो सॉल्यूशन सिर्फ इतना था, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगला सवाल देखो अब। दी गई आकृति में समांतर रेखाएं ए बी और सी डी एक तिर्यक रेखा द्वारा टी द्वारा क्रमशः ई और एफ पर अंतःखंडित है। ई जी ए ई एफ का कोण समद्विभाजक है। ई जी एफ का मान निकालना है। ई जी एफ, तो ये एक्स का मान निकालना है। देखो ये 70, ये 25, 70 20 90 95, ये पूरा 180 होता है। 180 में से अगर आपने 95 माइनस कर दिया तो 85, ये कोण बचेगा आपके पास 85 डिग्री। ये इतना कोण 85 डिग्री। अगर दोस्तों हम देखें, यहां से दो समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा काटे, ये कोण पता चल जाए, हमारे पास पता है, तो ये कोण निकल जाएगा। हाँ ठीक है। तो देखो ये 25 है, ये 85, 25 85 90 110 हो गया ये पूरा कोण यहां से यहां तक, मतलब ये 110 है। तो ये कितना बचेगा? 70। तो ये कोण हो जाएगा पूरा 70। ये पूरा 70 है, कोण समद्विभाजक है, तो ये बचेगा दोस्तों 35। ये 35, ये 85 90 120, तो ये कोण कितना बच गया? 60 डिग्री। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए। समझ आ गई क्या दोस्तों? थोड़ा सा मैंने इसको जल्दी करवाया है। देखो क्या करना था, चीजों को आप बारीकी से सीखना हो तो क्लासेस लगाया करिए। ये पूरी एक सरल रेखा है, तो इस पे कोण बनेगा 180। दो कोण है 70 और 20, ये 95, तो ये कोण बनेगा आपका 85 डिग्री अंदर वाला। ये यहां से लेके यहां तक देखेंगे, ये कोण 25 और 85, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर मेरे को ये कोण देखना है तो ये कोण बनेगा कितना? 120 डिग्री, सॉरी 120 नहीं है, 25 85 और 25 कितना हो गया? 120। 120 है क्या या 110? 110 बनेगा।
110 ये है तो ये बनेगा दोस्तों आपके पास 70 डिग्री, ये 110 था। अब ये कह रहा है जो EG है ये एंगल वाइज सेक्टर है, तो ये पूरा 70 है तो अंदर वाला 35 होगा, ये भी 35 होगा। तो ये 35 ये 85, तो ये कोण निकालना था। इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर दिया। अगला सवाल देखो, आपको बहुलक निकालना है। बहुलक दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के डेटा दिया हो तो आपके पास सबसे ज्यादा बार कौन सा है, बहुलक का मतलब सबसे ज्यादा। देखो 36, 29, 35, 22, 18, 28, इनमें से कौन ज्यादा है, 38 ज्यादा है। 38 का मतलब ये आपका बहुलक वर्ग बन गया। क्या हो गया दोस्तों, ये आपका बहुलक वर्ग बन गया। कौन सा, सबसे ज्यादा बार वाला। इसमें अगर ये बहुलक वर्ग है तो ये f क्या होगा, 1 होगा, ये f 0 होगा और ये f2 हो जाएगा। ठीक है, ये f1, तो ये क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी, l की वैल्यू होगी। डिफरेंस इनका पता ही है कितना, h की वैल्यू 10 है। बस अब वैल्यू पुटिंग करनी है। मोड इक्वल टू क्या होता है, l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 और पूरे के गुणा में h आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुटिंग 70 लोअर लिमिट, f1 माइनस f0 इनका डिफरेंस 38 में से 18 गया, कितना बचेगा 20, 2f1 38 गुणा 76 माइनस f0 का मतलब 18 माइनस f2 का मतलब 26 और गुणा में अंतर कितना 10। इसको सोल्व करो, आंसर बन जाएगा दोस्तों, सिंपल है। अगला सवाल, एक खुले शीर्ष पर घनाभीय बॉक्स की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या देखने वाली चीज है, कोई ज्यादा नहीं है, क्या सिंपल आपको चीज समझ आनी चाहिए। मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, आप एक घनाभाकार बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। इसको आप इससे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आप जिस रूम में बैठे हैं ना, आप ये आपकी लंबाई चौड़ाई और ये होगी ऊंचाई। अब आप ये देखो, जो फर्श है आपका, जितना एरिया फर्श का है उतना एरिया ये आपकी छत का होगा। ये छत है ऊपर वाली, है कि नहीं है, ये छत है दोस्तों। तो जो लंबाई है, ये देखो ये लंबाई है, और ये क्या है, चौड़ाई, तो ये चौड़ाई, मतलब जितना एरिया फर्श का होगा उतना एरिया छत का होगा। इसने बोला क्या, ऊपर वाला ढक्कन खुला है, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो नीचे वाले का LB, ऊपर वाले का LB, तो आपने ये करते हो 2LB आना चाहिए एरिया संपूर्ण में। लेकिन ये छत खुली है तो ये एरिया नहीं लेना अपने को, ये बाकी छत को छोड़ के ये लेना है। इसका मतलब LB आएगा फर्श का, बाकी चारों दीवारों का 4 इंटू हाइट, सॉरी 2 इंटू हाइट, क्या होता है 2 इंटू हाइट लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि छत का छोड़ना था। तो लंबाई चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 8, 8 इंटू 17, 17 8 136 प्लस यहाँ क्या आएगा 2 इंटू हाइट 22 होगी, तो L प्लस B 17 और 8 कितने होगी 25, तो 25 दूनी 50, 22 5 110 1100, 1100 और 136 कितना हो जाएगा दोस्तों 1236। नेक्स्ट, तीन धनात्मक पूर्णांक ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी का एलसीएम 24, बी सी का एलसीएम 36, सी ए का एलसीएम 72 है। संख्याओं को यथासंभव छोटी संख्याएं मान ली जाए तो ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको निकालना है। देखो सवाल दोस्तों ये लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं और बढ़िया लेवल के सवाल आए HCF एलसीएम के, तो इसको बेसिक देखेंगे अपने अच्छी तरीके से। अभी अपने इन सवालों को देखते हैं। कहता है कि ए बी और सी, और अपने ए भी लिख लो साथ में। इसमें से क्या क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया है कि ए और बी का एलसीएम, बी और सी का एलसीएम, सी और ए का एलसीएम। तो आपको यहाँ पर क्या दिया है, आपको यहाँ पे ये दिया है कि 24 है इन दोनों का, तो 2 की पावर 3 बनेगा इंटू 3 की पावर 1 बनेगा। बी और सी का 36 है, मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 बनेगा। ये कितना बनेगा 72, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 बनेगा। समझ आई क्या बात सभी को। अब हम क्या करेंगे, देखो 2 की पावर 3 मैंने यहां रख लिया, क्यों, क्योंकि ए और बी में कॉमन है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे कोई संख्या p है, कोई संख्या q है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 2 की पावर 4, 3 की पावर 8,
इसका एलसीएम लेना है, ये बताओ मेरे को कितना आएगा। आप बोलेंगे सर लिस्ट होता है लेकिन पावर हो तो मैक्सिमम लेते हैं, तो 2 की 3 और 2 की 4 में से 2 की 4 आएगी, यहाँ 3 की पावर 8 आएगी, तो ये एलसीएम आएगा इसका, आएगा ना। ये आपको पता होना चाहिए, पावर मैक्सिमम होती है एलसीएम में। एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन होता है मल्टीपल, लेकिन पावर मैक्सिमम ये एक तरीका है याद रखने का। ये 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 3 देखो, ए इसके साथ भी यहाँ ले लिया। इसके अलावा देखो ये बन गया 8। अब यहाँ पे जो एलसीएम था वो आना था 24। 8 को मैं यहाँ पर क्या लूँ, बी और सी में, ए और बी में देखो 3 की पावर 1 है, यहाँ लिख लेंगे 3 की पावर 1। तो बी और सी में देखो, सॉरी, बी और सी में 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है ना, बी और सी में। बी और सी का एलसीएम, सी में भी देखो 3 की पावर 2 है, और इधर सी बी में भी है और सी में भी है, 3 की पावर 2 आ गई। 2 की पावर 3 ए में है, इधर ए में रख ली मैंने। अब आपको थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है, क्या, इन दोनों का एलसीएम बताओ कितना आएगा। 8 तिया 24 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बताओ। आप बोलेंगे सर 3, 3 की पावर 2 9 ही आएगा। इन दोनों का बताओ, सी और ए का। 3 की पावर 2, ये 8, 8 नहीं 72, ये 72 आ जाएगा। क्या पहली फुलफिल हो रही है कंडीशन, हो रही है। ये हो रही है क्या 72 वाली, ये भी हो रही है। क्या ये हो रही है क्या 36 वाली, नहीं हो रही। क्या आप इसके अंदर 2 की पावर 2 को रख सकते हैं क्या, कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब एलसीएम में देखो, देखो दोनों में 2 की पावर 2, 2 की 3 है, तो 2 की 3 आएगा यहाँ एलसीएम में। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये बन जाएगा। इन दोनों में 3 की पावर 2, ये आ गया। 2 की पावर 2 मतलब 4 और ले लेंगे 36 बन जाएगा। इनमें कुछ फर्क पड़ना ही नहीं, तो ये अपना सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब हुआ ए बी और सी की वैल्यू आ गई दोस्तों 8, और ये कितनी आएगी 4 तिये 12, और ये कितनी आ जाएगी दोस्तों 9। अब देखो ए और बी का 36, बी और सी का सॉरी ए और बी का 24, इनका 36 और 8 नीम 72, मतलब कितना हो गया 72। तो ये आपके मिनिमम नंबर आए हैं, तो इनको ऐड करो, 8 और 12 20, और ये हो गया 29, ये आंसर हो जाएगा। समझ आई क्या सभी को बात। एक बार चीजें देख लीजिए, अगली क्लास में सॉरी आगे के जो भी कॉन्सेप्ट मैं नए पैटर्न के सवाल में नया कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तब आपको पूरा बेसिक इसका करवाऊंगा। अभी आपको जो भी चीजें हैं इनको इसी प्रकार लिख लेना है दोस्तों, जो भी चीज जिसमें मिलती है उसमें लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इसमें से देखिए क्या ये बन रहा है। जैसे मैंने 2 की पावर 3 इसमें इसमें था, 2 की पावर 3 ले लिया, यहाँ भी मैंने ए रखा है क्योंकि सी के साथ है। फिर मैंने कुछ नहीं लिखा, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, मतलब 3 की पावर ए और बी में एक पावर कॉमन आ रही है, और बी और सी में 3 की पावर 2 कॉमन आ रही है। इसका मतलब यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ भी 3 की पावर 2 हो सकती है, बताओ, यहाँ भी 3 की पावर 2 बन सकती है, सही है ना, क्योंकि दोनों में कॉमन है। क्या यहाँ बन सकती है क्या, क्योंकि अगर यहाँ 3 की पावर 2 बी में होती, इसमें भी 3 की पावर 2 है, तो यहाँ तो 3 की पावर 2 आना था, दोनों में कॉमन मैक्सिमम पावर आनी थी, लेकिन मतलब इसमें नहीं है। इसका मतलब 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है। कितनी है 3 की पावर 1, ठीक है। तो ये बन गया। अब 8 तिये 24 बन रहा है, फिर इसका इन दोनों का एलसीएम 9 ही बनना है, मतलब 2 की पावर 2 की कमी है, तो 2 की पावर 2 का गुना कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहां से बनी गया। इस तरीके से आपको इस सवाल को करना था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, इसकी माध्यिका निकालनी है। माध्यिका के लिए दोस्तों क्या क्या चीजें चाहिए आपको, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बाकी चीजें आप रख लेंगे। क्या, L प्लस NY2 माइनस का CF डिवाइड बाई क्या आएगा F, पूरे के गुणा में आ जाएगा H। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको संचयी बारंबारता चाहिए। 11, 11 और 18 29, 29 और 28, 28 56 57 हो गया, 57 5 62, 62 और 72 72 हो गया, 74 84 94 हो गया, 94 ये 5 और ये हो गया 125, 125 ये हो गया 138। इसका मतलब टोटल n की वैल्यू होगी 138 आएगा समेशन n। तो n/2 करोगे तो ये आ जाएगा 69, 69 वाला देख लो किसमें है, ये आ जाएगा 69 वाला। इसका मतलब ये जो
बनेगा कौन सा, ये वाला पार्ट 69 से बड़ी, ठीक बड़ी, यही आएगा। इसका मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी दोस्तों, 15 होगी, है एफ की वैल्यू होगी 15, और इससे जस्ट पहले वाली है ये होती है सी एफ, तो ये हो जाएगी इसकी सी एफ हो जाएगी। अब वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, कितना आएगा देख लीजिए। एल की वैल्यू 50 लोअर लिमिट, एन वाई टू 69 माइनस सी एफ कितना 57 डिवाइड बाई एफ की वैल्यू 15 और पूरे के गुणा में हो जाएगा दोस्तों 10। तो ये बचेगा 12/15, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 से करेंगे 2 बार 8, तो ये हो जाएगा 58। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आंसर। अगला सवाल, तीन मित्र पी से क्यू से आर से एस तक दूरी करते हैं, यात्रा करते हैं, और इनकी स्पीड दे रखी है। तीन खंडों की दूरी का रेशियो दिया हुआ है, किस रेशियो में है दूरी। पी से एस तक की कुल दूरी 480 है, तो पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड पूछी है। दोस्तों देखो सवाल देखिए, 48, 72 और इसकी स्पीड है 96, ठीक है। पी से क्यू, फिर क्यू से आर, फिर आर से एस, ठीक है। क्यू से आर और आर से पी से क्यू। आप देखिए टोटल दूरी मानो इसकी कितनी आएगी, बताओ। 96 मान लो क्या, 48 दूना 96, 72, 12 छः 72, या 24 दिए 72, 3 की कमी है, 3 का गुणा कर दो, 96 आई गया। अब आपके पास टोटल दूरी दी है, इसका कोई काम नहीं है, आप इसको यूज करो, जो रेशियो माना है उसी से हो जाएगा। 48 दूना 96, 2 तिया 6, 24 दिए 72, 24 चौके 96, 3 3 कटा 4 आया, 96 से 96 मतलब 3 आया। अब देखिए कि जो भी दूरी आपकी 96 इंटू 3 आपने मानी है, ये डिस्टेंस ये मानी है, इसमें ये रेशियो है, इसका गुणा कर दो, 2 और 3 5 और 1 6, 6 का गुणा कर दो, और इसको डिवाइड किससे करना है, ये रेशियो है, इसको इसमें भी गुणा कर दो 2 से, ये इसका रेशियो है, ये इसका रेशियो है। समझ आ गई ना बात सभी को। ये बनेगा दोस्तों 12, ये भी बनेगा 12 और ये बनेगा 3, 12 12 24 और ये बन गया 27। तो 3 से करेंगे 9 बार, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 से ये कट गया दोस्तों 32, 32 दूना 64। एवरेज स्पीड कितनी आ गई 64। अगला सवाल देखिए, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र पी है, सी और डी ए बी के दोनों ओर वृत्त पर स्थित दो बिंदु है, ऐसे कि सी ए बी 48, ए बी डी 55, सी बी डी और सी ए डी के मार्कों का अंतर निकालना है। आपको एक सवाल दिया है, उसके अंदर दोस्तों एक सर्कल देख लीजिए, सर्कल बना लीजिए, ठीक है। इसके अंदर आपको एक व्यास दिया हुआ है, कौन सा, ए बी व्यास है। समझ आ गई, ये आपको ए बी व्यास दिया हुआ है। चलो यहां बना लेते हैं ए बी, और इसका सेंटर आपके पास पी दिया हुआ है। अब ये बोला कि एक बिंदु तो इसके एक वर्तखंड में इस साइड में है, और एक इसका पॉइंट है इस साइड में, तो यहाँ इस साइड मिला लीजिए। आपके पास क्या दिया हुआ था, एक पॉइंट इधर दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। आप इन दोनों पॉइंट को इस प्रकार मिला दीजिए, ठीक है। इसको यहाँ से मिला दीजिए और फिर इसको भी यहाँ से बना दीजिए। सभी को मिलाने के बाद आप इसमें से जो वैल्यू दी है वो रखिए, कौन सी दी है, सी, ये सी पॉइंट है और ये कौन सा है, डी पॉइंट है। सी ए बी ये कोण दिया है आपको 48 डिग्री, और बी सॉरी कौन सा, ए बी डी, ए बी डी ये कोण दिया आपको 55 डिग्री। अब आपको पूछा है कि सी ए डी ये जो कोण बनेगा, सी ए डी ये पूरा कोण, ठीक है, और इधर ये कोण पूरा, ये पूरा कोण, इनके मापों का डिफरेंस पूछा है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि देखो आपने एक थ्योरम पढ़ी है क्या, एक सर्कल है, ये व्यास है, व्यास द्वारा परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनता है, व्यास द्वारा परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ये याद रखना है। तो ये 90 डिग्री होगा, ये देखो व्यास ये 90, इधर भी ये 90 बनेगा, इस ट्राइंगल में ये 90, तो इन दोनों का 90, तो ये कोण कितना बचेगा 55, और ये कितना बचेगा बताओ, 35 डिग्री बचेगा क्या, बोलो, ठीक है। 60 और 30 90। इसी प्रकार इस ट्राइंगल में देखो ये 90 है, ये 48, तो ये कितना बचेगा बताओ, 42 आएगा क्या, 42 आ गया। अब ये पूरा कोण बताओ कितना, 48 और इसको ऐड करो, 8 और 5 13, 4 और 3 7 और 1 8, तो ये तो बन गया 83 डिग्री।
ये कितना बनेगा 42 और 55, तो ये हो जाएगा 97 डिग्री। इन दोनों का अंतर पूछा है, 97 और 83 का अंतर आ जाएगा दोस्तों 14 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पी क्यू आर प्रकार की प्रत्येक वस्तु की कीमत दे रखी है। तेजस प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है 4:2:5 में। 6165 में क्यू प्रकार की वस्तु कितनी है। देखो पी क्यू आर, इसके 280 रुपए की एक वस्तु, ये 180 रुपए की एक वस्तु और ये 115 रुपए की एक वस्तु, इसको 4:2:5 में खरीदता है। आप देखिए इसको सिंपल है, टोटल आपको पैसा दिया हुआ है कितना 6165, तो मतलब इनको गुणा करो 28 चौक 112, 18 दूना 36 360 और ये हो जाएगा 115 5 575 बनेगा। इनको ऐड करोगे जो आएगा इसके इक्वल होगा, फिर एक रेशियो की वैल्यू आएगी जो भी आएगी। यहाँ पूछा क्यू की वस्तु कितनी है, 2 रेशियो है तो 2 रेशियो की वैल्यू निकाल दीजिए तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को आप खुद कर सकते हैं दोस्तों, सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये आज के 39 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं दोस्तों, और ये वो सवाल है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पहले आए हैं, और इसमें से टॉप लेवल के सवाल है वो लिए हैं, बाकी मैंने छोड़े हैं। आपको भी पता है सारे सवाल मैंने नहीं लिए, जो अच्छे लेवल के हैं वही सवाल करवाने के लिए मैंने इनमें लिए हैं, ताकि आपका भी टाइम खराब ना हो, मेरा भी टाइम खराब ना हो। आपको जो भी चीज़ें मिले 1 या 1.5 घंटे की क्लास में, तो उसमें आपको क्वालिटी कंटेंट मिले तो आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि टाइम किसी का बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इस क्लास के बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको कैसी लगी क्लास, क्वेश्चंस कैसे लगे, समझाने का तरीका कैसा लगा। थोड़ा स्पीड से ज़रूर करवाया है क्योंकि अब आपका CBT 2 एग्ज़ाम है। ठीक है, चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें अपने इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने पूरा अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश की है, हर एक चीज़ बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।